मेक्सिको की ऊंची नीची घाटियों में, जहां तेज हवा धूल को उठाकर आसमान में घुमाती है और जहां सूर्य की रोशनी हर सुबह प्राचीन पहाड़ियों पर सुनहरी परख बिछा देती है, उसी धरती पर हजारों साल पहले एक ऐसा शहर खड़ा हुआ जिसने इतिहास, विज्ञान और रहस्य तीनों को एक ही जगह कैद कर दिया। और इसी शहर का सबसे अद्भुत, सबसे विशाल और सबसे असाधारण केंद्र है टियोटिहुआकन का पिरामिड ऑफ द सन। एक ऐसा पिरामिड जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति स्थल लगता है, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और तीर्थयात्री स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर इस जगह को किसने, किस बुद्धि, किस तकनीक, किस ऊर्जा और किस उद्देश्य से बनाया था। क्योंकि टियोटिहुआकन का शहर अचानक कहीं से उभरता है, बिना किसी लिखावट, बिना किसी राजा के नाम, बिना किसी युद्ध के निशान, बिना किसी भाषा के जिसे इतिहास दर्ज कर सके। और ये शहर एकदम योजनाबद्ध ढंग से उगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धरती पर एक विशाल ब्लूप्रिंट उतारा हो, जिसमें सड़कों, पिरामिडों, मंदिरों, आवासीय ब्लॉकों, जल प्रणालियों और कॉस्मिक अलाइनमेंट्स को पहले से तय किया गया हो। और शहर की सबसे लंबी सड़क, एवेन्यू ऑफ द डेड, जो लगभग 40 मीटर चौड़ी और कई किलोमीटर लंबी है, इतनी सटीक सीधी है कि आज भी ड्रोन से ली गई तस्वीरें इसे किसी दिव्य रेखा की तरह दिखाती हैं। और इस सड़क के उत्तर दक्षिण अलाइनमेंट में ऐसा खगोलीय गणित छुपा है जो हमें बताता है कि इस सभ्यता का खगोल विज्ञान आधुनिक विज्ञान से कम नहीं था, बल्कि शायद कई मायनों में उससे अधिक था। सूर्य का पिरामिड, जो इस शहर का हृदय है, 20 लाख टन पत्थरों से बनाया गया है। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ा कैसे गया, उठाया कैसे गया, कहां से लाया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। और पिरामिड के निर्माण में जिस माइका खनिज का उपयोग हुआ है, वह उस क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर पाया जाता है, जिसका मतलब है कि इस सभ्यता के पास इतने विशाल लॉजिस्टिक क्षमता थी जो आज की तकनीक में भी कठिन मानी जाती है। पिरामिड की ऊंचाई 65 मीटर है, लेकिन इसकी ऊर्जा उससे भी कई गुना ऊपर तक महसूस होती है, क्योंकि हजारों लोग जब यहां इकट्ठा होते थे और सूर्योदय के समय अपने हाथ फैलाकर कॉस्मिक एनर्जी को बुलाते थे, तब ऐसा कहा जाता था कि पिरामिड खुद एक विशाल ऊर्जा चालक के रूप में काम करता था। और शायद इसी कारण इसे सूर्य का घर कहा गया, जहां लोग मानते थे कि सूर्य की दिव्य शक्ति पृथ्वी पर उतरती है और मानव आत्मा को शुद्ध करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिरामिड का पूरा ढांचा ग्रहों के अनुरूप बनाया गया है, क्योंकि इसकी दिशा, कोण, झुकाव और सिमेट्री ऐसी है जैसी केवल हजारों वर्षों के अनुभवी खगोल वैज्ञानिक ही बना सकते थे। लेकिन यहाँ ये पहली और भी गहरी हो जाती है कि फिर ये सभ्यता अपनी लिखावट क्यों नहीं छोड़कर गई, कोई पांडुलिपि क्यों नहीं मिली, कोई राजा का नाम क्यों नहीं मिला, कोई आदेश क्यों नहीं मिला। यह तो मानो एक ऐसी सभ्यता थी जिसने खुद को नहीं बल्कि ब्रह्मांड को, ऊर्जा को और आत्मा को महत्व दिया हो। और इसी पिरामिड के नीचे 1970 में मिली वह रहस्यमयी सुरंग जिसमें तरल पारा बहता था, वह इस कहानी को और भी अंधेरों और रहस्य में डुबा देती है। क्योंकि तरल पारा का उपयोग प्राचीन सभ्यताओं में सिर्फ आध्यात्मिक और कॉस्मिक दुनिया के प्रतीक के रूप में किया जाता था। यह मृत्यु के बाद की यात्रा की नदी मानी जाती थी। और अगर यह पिरामिड के नीचे बह रहा था, तो इसका अर्थ यह है कि इस पूरी संरचना को सिर्फ भौतिक वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मशीन की तरह बनाया गया था। एक ऐसा साधन जिससे लोग ब्रह्मांड से संवाद कर सकें, उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें, उसकी आवृत्तियों को महसूस कर सकें। और जब हजारों लोग इस पिरामिड पर एक साथ इकट्ठा होकर ध्यान लगाते थे, तो यह पूरा स्थान एक कॉस्मिक रेजोनेंस चेंबर की तरह काम करता था, जिससे एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा पैदा होती थी जिसका वर्णन शब्दों में करना भी संभव नहीं। इस शहर का सामाजिक ढांचा भी उतना ही रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ किसी राजा, किसी तानाशाह, किसी सामंत का कोई चिन्ह नहीं मिला। इसका मतलब यह था कि यह सभ्यता किसी एक व्यक्ति के शासन पर नहीं बल्कि किसी सामूहिक सिस्टम पर चलती थी। एक ऐसा सिस्टम जो शायद ऊर्जा, प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित था, ना कि युद्ध और सत्ता पर। और इसी कारण यह सभ्यता हजारों वर्षों तक शांतिपूर्ण रही, जहां कला, व्यापार, खगोल विज्ञान और वास्तुकला एक साथ फले फूले। लेकिन फिर 600 ईस्वी के आसपास यह पूरी महान सभ्यता अचानक ध्वस्त हो जाती है। इमारतों में आग लगी मिलती है, मंदिर तोड़े हुए मिलते हैं, बाजार उजड़े हुए मिलते हैं। क्या यह विद्रोह था, आक्रमण था या किसी प्राकृतिक शक्ति का असर? इसका कोई उत्तर नहीं। और यही मौन इसे और भी रहस्यमयी बनाता है, क्योंकि इतनी शक्तिशाली, इतनी व्यवस्थित सभ्यता अचानक यूं कैसे मिट सकती है, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने एक ही क्षण में इसका अध्याय बंद कर दिया हो। और इन्हीं सारी परतों के बीच टियोटिहुआकन के इतिहास में एक और रहस्य गहराता जाता है। ये शहर किसने बसाया था, कैसे बसाया था और क्यों इसकी संरचनाएं इतनी गणितीय सटीकता से बनाई गई थी, इस पर अब भी सहमति नहीं है।
कुछ शोधकर्ता इसे टोटोनेक सभ्यता का कार्य मानते हैं, कुछ इसे ओल्मेक संस्कृति की विस्तारित शाखा बताते हैं, और कई इतिहासकारों का मानना है कि टियोटिवाकान एक मिश्रित महानगर था जहां मैक्सिको की लगभग सभी प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं किसी न किसी रूप में इकट्ठा होती थीं, जैसे जापोटेक, मिक्सटेक, माया और कई घुमंतू समुदाय। और यही कारण था कि इस शहर में मिलने वाले प्रतीक, मूर्तियां, वास्तुकला और चित्रकारी किसी एक संस्कृति की नहीं बल्कि एक महान सांस्कृतिक संगम की तरह दिखती है। इसी कारण यहाँ की पिरामिडों पर कभी माया शैली की भित्तियां दिखती हैं तो कभी सेंट्रल मैक्सिकन प्रतीक जैसे फेदर्ड सर्पेंट क्वेत्ज़ालकोट्ल, जिसे बाद में आज़टेक्स में अपना प्रमुख देवता बना लिया। और पिरामिड ऑफ द सन के अंदर कभी मिले वो रहस्यमय वस्तुएं जैसे ऑब्सिडियन ब्लेड, हड्डियों के अवशेष, पशु बलि के प्रमाण और गहरे भूमिगत गुंबदनुमा सुरंग, ये सब इस विचार को मजबूत करते हैं कि शायद यह पिरामिड एक विशाल धार्मिक केंद्र था, एक ऐसी जगह जहां कई संस्कृतियां अपनी आस्थाएं लेकर आती थीं और किसी महान ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने की कोशिश करती थीं। और इन रहस्यों की परतें तब और भी रोचक हो जाती हैं जब आप सोचते हैं कि ये शहर अचानक क्यों और कैसे ढह गया। कई सिद्धांत कहते हैं कि सीमित संसाधन, जल संकट, आंतरिक दंगे और सत्ता संघर्ष ने इसे खत्म कर दिया। कुछ का कहना है कि व्यापार मार्ग टूटने से अर्थव्यवस्था बिखर गई, और कई पुरातत्वविदों के अनुसार शहर को लोगों ने खुद आग लगाकर छोड़ा, मानो किसी क्षणिक क्रोध या निराशा में पूरी सभ्यता एक साथ बिखर गई हो। लेकिन जितना भी ये शहर ढहा, उसकी संरचनाएं इससे कहीं अधिक शक्तिशाली निकली। पिरामिड ऑफ द सन सदियों बाद भी इतनी विशाल और भव्य खड़ी रही कि आज़टेक्स जब पहली बार इस जगह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह देवी देवताओं के शहर जैसा लगता है, और इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा टियोटिवाकान, अर्थात जहां देवताओं का जन्म हुआ था। और इसी नाम ने इस पिरामिड को ऐसा अलौकिक दर्जा दिया कि जब आप आज भी इसके नीचे खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि जैसे पत्थरों में कुछ फुसफुसाहट बाटी है, जैसे प्राचीन युग अभी भी कहीं बह रहा है। और जब आप इसके ढलान की ओर ऊपर बढ़ते हैं तो प्रत्येक सीढ़ी आपकी सांसें गहरी करती जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि 1000 साल की कहानी का बोझ है जो आप पर धीरे धीरे उतरता जाता है। और ऊपर पहुंचकर आप समझते हैं कि यह पिरामिड केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं बल्कि एक खगोलीय कैलेंडर, एक ऊर्जा लयबद्ध मंदिर, एक साम्राज्य की गूंज और मानव महत्वाकांक्षा की अंतिम सीमा है। और जब आप इसके शीर्ष पर खड़े होकर पूरे तेओतिवाकान शहर के फैलाव को देखते हैं तो अचानक ये एहसास होता है कि इस शहर की हर सड़क, हर प्लेटफॉर्म, हर मंदिर और हर आवासीय परिसर उसी विशाल कल्पना का हिस्सा हैं जिसने पिरामिड ऑफ द सन को दुनिया के सबसे बड़े पिरामिडों में शामिल किया। क्योंकि ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों और मिट्टी से नहीं बना था, बल्कि इसे मानव मन की उस अनंत लालसा ने आकार दिया था जो आकाश को छू लेना चाहती थी, देवताओं से संवाद करना चाहती थी और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करती थी। और इसी भावना ने इस शहर को एक पूर्ण योजनाबद्ध रूप दिया। पूरी एवेन्यू ऑफ द डेड को तरीके से उत्तर दक्षिण में संरेखित करना, पिरामिडों का ब्रह्मांडीय दिशाओं के अनुसार निर्माण करना और जल प्रवाह प्रणालियों का जटिल नेटवर्क, ये सब इस बात का प्रमाण है कि तेओतिवाकान सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक जीता जागता खगोलीय मॉडल था। और जब शोधकर्ताओं ने पिरामिड ऑफ द सन के अंदर टनल्स और भूमिगत कमरे खोजे तो प्रतीत हुआ कि शायद यहाँ कोई गूढ़ अनुष्ठान होते थे जहाँ जल, आग, हवा और पृथ्वी, चारों तत्वों के बीच एक संतुलन बनाया जाता था। और यही कारण था कि पिरामिड के नीचे पारा यानी मरकरी जैसे दुर्लभ पदार्थ भी मिले जो संभवतः किसी आद्य खगोलीय प्रतीकवाद का हिस्सा थे। कई वैज्ञानिकों ने मान लिया कि यह पिरामिड एक तरह का ऊर्जा केंद्र था जहां लोग अपने देवताओं से शक्ति प्राप्त करने आते थे, और इसी शक्ति की अवधारणा ने सदियों तक इसे आध्यात्मिक केंद्र बनाए रखा। यहां तक कि एज़टेक्स भी यहां आकर पूजा करते थे, परंतु वे खुद इसे बना नहीं पाए थे। और फिर धीरे धीरे जब समय ने इस शहर को निकलना शुरू किया, जंगल इस पर चढ़ने लगे, हवाएं इसकी दीवारों में चीखने लगी और धूप में तपते पत्थर हजारों वर्षों की चुप्पी ओढ़कर रहस्य बन गए। फिर भी ये पिरामिड खड़ा रहा, अडिग रहा और अपनी ऊंचाई के साथ मानव सभ्यता के सबसे पुराने प्रश्न पूछता रहा। तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या तुम वास्तव में अपने इतिहास को समझते हो? और इन्हीं सवालों के बीच आधुनिक युग में पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई की, लेजर स्कैनिंग की, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चलाया और प्रत्येक नई खोज ने रहस्य को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। क्योंकि जहां जहां वे गहराई में गए वहां वहां कुछ और भी विचित्र संकेत मिले। कभी रंगीन स्टूको दीवारें, कभी जलकुंड, कभी रहस्यमयी मानव कंकाल, कभी बले हुए मकान जो युद्ध या विद्रोह की ओर इशारा करते हैं। और इतने 1000 साल बाद भी आज जब लाखों लोग पिरामिड ऑफ द सन की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वे सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं चढ़ रहे होते, वे एक पूरी सभ्यता की आत्मा पर कदम रख रहे होते हैं।
और जब सूर्य की रोशनी इस पिरामिड के विशाल पत्थरों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुरानी ऊर्जा फिर से धड़क उठी हो। और यही कारण है कि हर साल हजारों लोग वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन वहां इकट्ठा होते हैं, अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाते हैं और मानते हैं कि इस पिरामिड से निकलने वाली अदृश्य किरणें उन्हें शक्ति देती हैं। भले ही विज्ञान इस पर कुछ ना कहे, लेकिन मानव आस्था इसे हर बार सच मानकर महसूस करती है। और जब इतने लोग एक साथ इस जगह पर खड़े होते हैं तो टियोटिवाकन का पूरा वातावरण बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, आसमान और साफ लगता है और पत्थरों पर पड़ती रोशनी का चमकता हुआ प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे यह पिरामिड वास्तव में जिंदा है, सांस ले रहा है, आपको देख रहा है। और इस सबके बीच खड़े होकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किसने इसे बनाया होगा, कैसे बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने विशाल पत्थरों को लाया गया, कैसे इतनी सटीकता से इसे खगोलीय दिशाओं के अनुरूप खड़ा किया गया, और कैसे इस सबका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान से कहीं बड़ा प्रतीत होता है। शायद यह लोगों को जोड़े रखने का तरीका था, शायद यह सत्ता का प्रतीक था, शायद यह ब्रह्मांड की लय को समझने का केंद्र था। और यह तभी समझ आता है जब आप एवेन्यू ऑफ द डेड की पूरी लंबाई को देखते हैं। 3 से 4 किलोमीटर लंबी वह सीधी बिल्कुल सटीक रेखा, जिसके दोनों तरफ मंदिर, आवासीय परिसर, पिरामिड और प्लेटफॉर्म एकदम सुव्यवस्थित ढंग से बने हैं। यह किसी साधारण राजा या किसी सामान्य सभ्यता का काम नहीं हो सकता। यह किसी ऐसे समाज का काम है जिसने योजना, गणित, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग में असाधारण महारत हासिल की थी। और फिर धीरे धीरे आप ये भी महसूस करते हैं कि टियोटिवाकन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक जीवित विचार, एक ऐसी अवधारणा जो अपनी ऊंचाई से मानवता को ये याद दिलाती रहती थी कि हमारा अस्तित्व सिर्फ रोजमर्रा की चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे ऊपर कुछ ऐसा है जिसे छूने की इच्छा हर सभ्यता में होती है। और जब आप इस पिरामिड को छोड़कर नीचे आने लगते हैं तो हर सीढ़ी पर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे यह जगह आपको रोककर कह रही हो कि तुमने अभी पूरी कहानी नहीं सुनी, अभी बहुत कुछ अनकहा है, बहुत कुछ अनदेखा है और बहुत कुछ ऐसा जो इस धरती के अंदर छिपा है। इसी अनकही कहानी के कारण आज भी वैज्ञानिक यहाँ खुदाई करते हैं, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और हर बार कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हमें फिर से हैरान कर देती है। जैसे वह पुरानी दीवारों पर उकेरी गई लाल पेंटिंग्स, या वह पुरातन देवताओं की मूर्तियाँ, या वह छोटे छोटे आभूषण जिन्हें शायद किसी पुजारी ने कभी धारण किया होगा। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि यह शहर कभी आम लोगों का शहर नहीं रहा होगा, बल्कि यह ब्रह्मांड के नियमों को समझने वाले पुरोहितों का शहर था। एक ऐसा शहर जहाँ मनुष्य और देवताओं के बीच की दूरी सबसे कम थी।